नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम समागम में। 5 जून को हम सभी ने 50th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया। आशा करती हूँ आप सभी ने एक पौधा ज़रूर लगाया होगा और पूरे वर्ष लगाने का संकल्प लिया होगा। हमारे आज के मेहमान हैं कर्नल शशिकांत दलवी, जिन्होंने 32 इयर्स फौज को सर्व किया और अब वो पर्यावरण को बचाने के लिए अपने नए मिशन पर काम कर रहे हैं। नमस्कार कर्नल दलवी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। I feel so proud sitting next to you and I salute you and your uniform. नमस्कार हेतल, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये समागम आपके कार्यक्रम में मुझे आके मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बोलने का मौका दे दिया। सर, आपसे बातें करने के लिए समय तो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, पर आज हम थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रिक्टेड हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम समय में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर पाऊँ। ज़रूर। सर, आपने हमारी कंट्री को 32 इयर्स फौज में रह के सर्व किया और मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस था उस टाइम पे जो आप हमेशा याद रखते हैं। मार्च 70 में मुझे कमीशन होके मैं अपनी यूनिट 21 राजपूत ज्वाइन कर ली। उस समय हमारी पलटन थी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आजकल अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। अच्छा। और वहाँ पे था और मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़, नया एक्सपोजर था। लेकिन तब 71 की लड़ाई के बिगुल बजने लगे थे और मुझे उस लड़ाई में हमारे पलटन के साथ हिस्सा लेने का मौका मिला। मैं आपको यहाँ पे ब्रेक करना चाहूँगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर इस टाइम आपका कैडर क्या था? मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था। ओके। तो वहाँ पे जैसा कि अभी लोगों को पता लग गया है कि 71 की लड़ाई में पाकिस्तान सेना के 93,000 जवानों ने भारतीय सेना के सामने समर्पण कर दिया। ओह। उतना ये चीज़ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई थी, आगे अभी कभी नहीं हुई है। सर, भोपाल में भी एक ईएमई सेंटर है और हम जब भी उस तरफ से निकलते हैं हमें वहाँ पे ऑफिसर्स दिखाई देते हैं अपनी यूनिफॉर्म में, उन्हें देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। शायद आपने भी कुछ समय वहाँ पे सर्व किया है। आपका ईएमई सेंटर वाला पीरियड कैसा था? वो ये रिक्रूटमेंट होती है वहाँ पे, यानी कि जो रिक्रूटमेंट से जवान आते हैं, फ्रेश जो लोग आते हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके जवान बनाया जाता है। अब हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग भी होता है, उसमें शामिल हो जाता है। मुझे ख़ास तौर के ऊपर एक ये चीज़ वहाँ यहाँ मेंशन करना चाहूँगा आपने सवाल पूछने के बाद, कि वहाँ पे उन दिनों में वॉर मेमोरियल हमारे ईएमई सेंटर में नहीं था। मंदिर, मस्जिद, वो सारी चीज़, धार्मिक स्थल तो होते ही है सभी जगह पे, लेकिन ये एक वॉर मेमोरियल जो होता है कि जहाँ पे हम अपने मस्तक झुका करके, वो लोग जिन्होंने देश के प्रति अपना पूरा सर्वस्व अर्पण किया, उनकी श्रद्धा, उनके स्मरण में एक वॉर मेमोरियल बनता है। और वो नहीं था, लेकिन हमने सोच लिया कि ये वॉर मेमोरियल बनाना है अभी। ये जो वॉर मेमोरियल है, ये तरुण गुप्ता जो कॉन्ट्रैक्टर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने 45 दिन में, सिर्फ 45 दिन में ये वॉर मेमोरियल जैसा हमने चाहा था उससे भी बेहतर बना दे दिया। सभी जो सेंटर के जो जवान थे, जेसीओ थे, अफसर साहबान थे, सभी ने इस चीज़ को सहारा है। वाओ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सर, प्रेजेंट में आप बहुत हेडलाइंस में रहते हैं मीडिया के। मैं उसके बारे में आपसे कुछ बात करूंगी, पर इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन में क्या डिफरेंस है? बड़ा अच्छा सवाल है। आज के दिनों में पानी की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। वाटर कंजर्वेशन की जब हम जिक्र करते हैं, तो हम पानी कंजर्व करना चाहिए, यानी कि पानी का इस्तेमाल जितना चाहिए उतना ही करना चाहिए, बेतहाशा नहीं करना चाहिए। तो क्या कहा जाता है दुनिया भर में कि आप आर्टिफिशियल रिचार्ज करो, और आर्टिफिशियल रिचार्ज रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू करते हैं। तो उसमें एक तरीका, कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि छत के ऊपर पानी बहुत गिरता है। अभी आप एमपी में बैठे हैं, एमपी में हर साल औसतन 1140 मिलीमीटर बारिश होती है, और भोपाल में 1000 से थोड़ा ज़्यादा, 1070 मिलीमीटर औसतन सालाना बारिश होती है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर भोपाल में 1000 चौरस फीट का, स्क्वायर फीट का अगर छत है, तो उसके ऊपर साल भर में 1 लाख लीटर बारिश का पानी गिरेगा। अभी मैं आप सभी लोगों को जो देख रहे हैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ रहते हैं आप, इतना पानी आपके छत के ऊपर से बहता जा रहा है, क्या आप इसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते।
तो यही करने के लिए ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रकल्प करते हैं या हम बोलते हैं, इसके ये डिफरेंस है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी को हम सीधा भूजल में छोड़ देते हैं, भूजल की मात्रा बढ़ने लगती है। और कंजर्वेशन में ये जो पानी हमें सप्लाई किया है, उस पानी को ज़्यादा देर तक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको उसका व्यय ना करें, फालतू ना करें वेस्ट, ये फर्क। सर मैंने लोकल न्यूज़पेपर्स और काफ़ी सारी जगह पढ़ा है कि एक बिल्डिंग परमिशन कंडीशन पे दी जाती है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, बट इसको कोई भी मॉनिटर नहीं करता है, तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सही बात है, ये इसलिए नहीं हो पाता है कि कोई भी नई चीज़ या कोई भी चीज़ को हम बताते हैं तो पहले जन जागृति करना बहुत ज़रूरी है। जी। अगर जन जागृति की नहीं है, सरकार ने खाली कानून बनाया या रेरा ने, जैसा हम उल्लेख कर रहे थे कि रेरा भी है, वो संस्था उसमें देखती है, तो अगर अगर आपने कोई घर बनाना है और उसमें ये रेन वाटर का हार्वेस्टिंग करना है, ना आपको मालूम है ना आपके बिल्डर को मालूम है, तो उस हालात में बनेगा कैसे? तो हम हमेशा ये कहते हैं, सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि आप छोटे छोटे जब वहाँ जहाँ पे जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आप जानकारी के कागजात दे दो लोगों को, 2-2 पन्ने के जैसे लिफलेट्स होते हैं। भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा स्केच वगैरह हो, कौन करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर उसको दे दोगे तो उसको पता तो लग जाएगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, मैं कैसे कर सकता हूँ। आपके यहाँ वार्ड ऑफिस होते हैं, है ना, तो वार्ड ऑफिस में अगर वो जाता है, साहब मैं यहाँ घर बना रहा हूँ, आपने परमिशन दी है, बनाने की परमिशन दे दी है, तो मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है अभी, तो आप मुझे बता दीजिए, जानकारी दीजिए कैसे करते हैं। अगर उसने भी हाथ खड़े कर दिए तो वो करेगा ही नहीं। सर दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे एक और सवाल है, फौज में तो ये सब कुछ होता ही नहीं था, तो फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कब आया? बड़ा अच्छा सवाल है, ये मैं भी पूछता हूँ अपने आप से, ये आया कैसे? ऐसा हुआ कि जब मैं 2002 में रिटायर हो गया, तो रिटायर होके उससे पहले ही थोड़ी 1 साल पहले मैंने पूना में रहने का तय कर लिया था। और पूना में जब मैंने अपना एक घर खरीद लिया और जब रिटायर होके वहाँ चला गया, तो भाई फौजी रिटायर होके आया है, तो उन्होंने मुझे पेंशन वो बना दिया, चेयरमैन बना दिया सोसाइटी का। तो मैं खर्चा देखने लगा तो देखा कि भैया सबसे ज़्यादा खर्चा, यानी कि साल का 3 लाख रुपया हमारा उन दिनों में टैंकर वाटर का पानी खरीदने में जा रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो हर साल बढ़ता जाएगा, बिकॉज डीजल की पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ती है, तो उसका भी कीमत बढ़ता जाएगा, मिडिल क्लास सोसाइटी है, पैसे कहाँ से इतना लाएगा। तो मैंने जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनको मैंने दरख्वास्त की कि भाई अभी आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम। फिर मैंने सोसाइटी के लोग तैयार हो गए, तो पहला प्रयोग राज्य का मैंने अपने छत का पानी, जो 12,000 स्क्वायर फीट का छत है और 750 मिलीमीटर औसतन बारिश पूना में होती है, इसका माना ये था कि हर साल हमें 9 लाख लीटर बारिश का पानी हमारे 12,000 फीट स्क्वायर फीट छत से मिलता है। वो पानी हमने उसमें छोड़ना शुरू कर दिया। उस समय हमारी जो बोरवेल की डेप्थ थी, पानी की लेवल थी, 225 फीट तक गई थी और सिर्फ आधा घंटा पानी मिलता था 24 घंटे में दिन में, तो ना के बराबर था। और जैसे हमने ये प्रयोग किया, जादू हो गई। मदर नेचर ने हमें हेल्प करना शुरू कर दिया, उसकी प्यास हमने बुझा दी, उसको पानी ही नहीं मिलता था। तो जब ये पानी मिलना लगा तो हमें अभी वही बोरवेल 12-12, 14-14 घंटा पानी देती है। और अभी वो बोरवेल की जो पानी की लेवल है अभी 60 फीट तक आई है। तो ये वजह थी कि नीड था, मैं मोटिवेट हो गया या इंस्पायर हो गया, और किसी से नहीं, ये नीड की वजह से मैंने देखा कि ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये प्रयोग किया पहले। सर आपने अभी पूना की बात करी, मैं भी पुणे में 3 साल रही थी, मैंने सिम्बायोसिस से अपना मास कम्युनिकेशन किया था, और शायद आप भी विमान नगर में ही रहते हैं। सर पूना में ऐसे और कौन से एरियाज़ हैं जहां आपने पानी के लिए काम किया हो? अगर अभी की बात करते हैं हम, पिछले 5-6 साल पहले की, मैं 2002 से पूना में हूँ, पहला हमारा प्रोजेक्ट 2003 में हुआ। तो अभी उन ज़माने में जो फ्रिंज एरिया का मतलब है जो बाहर के शहर के बाहर का हिस्सा है, जैसा भोपाल के बाहर का हिस्सा है, उस एरिया में पानी की बड़ी तंगी थी। अभी तो सारे पूना भर में पानी की तंगी है। तो उस समय तो ये फ्रिंज एरिया में थी, इसलिए मेरा ज़्यादातर काम, यानी कि लोग आए मेरे पास उस जगह के आए कि सब हमें तंगी है,
उसके बाद अभी पिछले 5-6 सालों में जो सेंट्रलाइज जो गावठान पुणे है या जो सेंट्रल पुणे है, वहाँ पर भी पानी की समस्या आने लगी है, तो वहाँ पर भी काम हो रहा है। सर वाटर स्कैरसिटी तो एक ग्लोबल इशू है, इसका रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज जैसा मैंने कुछ देर पहले ही जिक्र किया था कि रूट कॉज ये है कि हम सब लोग जो पानी हमारे पास अवेलेबल है, अभी पानी मालूम है कि बारिश के थ्रू आता है, और दूसरा है जो पानी नजर आता है हमें आंखों को, वो सरफेस वाटर बोलते हैं। नदी है, नाले है, लेक है ना, बर्फ है, हमें आंखों के सामने जो दिखाई देता है सरफेस वाटर जो भी है, जो जिस देश में वो अवेलेबल है उसको, वो एक है। और तीसरा लास्ट में जो है वो यानी कि बारिश का पानी हो गया, सरफेस वाटर हो गया, और ग्राउंड वाटर है। अभी क्या हो रहा है कि सरफेस वाटर में हम वो कूड़ा डालने की जगह समझ के रखा है। बुरा नहीं मानना इस शब्द के लिए, लेकिन अभी हम भगवान गणेश की पूजा होती है, गणेश जी का विसर्जन नदी में हो जाता है। दुर्गा माता की पूजा होती है, दुर्गा माता के आइडल का विसर्जन हम नदी में करते हैं। क्या क्या नहीं हम नदी में डालते हैं। तो उसकी वजह से नदी का पानी, एक जमाना था, मुझे याद है मैं स्कूल में था, कोल्हापुर का रहने वाला हूँ, हम पंचगंगा नदी वहाँ से बहती है, उसका पानी हम घर लेके जाते थे। ये अब का नलका थे नहीं, तो वहीं से पानी लोग ले आते थे। सर आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, पोल्यूशन से हमारी नदी की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है और क्वांटिटी भी कम हो रही है। हम सभी की बेसिक एजुकेशन में सेव ट्रीज और सेव वाटर पे बहुत एम्फेसिस किया जाता है। मैं आपसे इस बारे में ज़रूर बात करूंगी, पर इसके पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। एम्बियंस बहुत अच्छा है, नेचुरल सब कुछ है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, दाल बाफले, चूरमा लड्डू, लवली सराउंडिंग, बहुत प्यारी रिसोर्ट है ये। वेरी यूनिक। सुंदर जगह है, एनर्जेटिक लगा, ये जगह भी बहुत अच्छी लगी, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। मतलब सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। और ये मेरी सेकंड विजिट है यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट विजिट और सेकंड विजिट में मैंने ये देखा है, सेकंड विजिट में तो ये आपने स्वर्ग बना दिया है इसको। Species of bird that I saw in my whole life, I didn't saw that, and it was a good experience for me. We can say it's not so far from city, it's within city, but it gives a look of a forest. It is a very good place to spend weekend with your family as it is very close to nature. फैमिली आउटिंग के लिए आना है तो दिस इज एन आइडियल प्लेस। If you want to enjoy here, have a calm, quiet time to yourself, this is the best place to be. Absolute fantastic, very good hospitality. एम्बियंस बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है एंड जगह बहुत अच्छी है। मतलब जा जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड। सर ब्रेक के
के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम सेव ट्रीज और सेव वाटर की बात कर रहे थे, क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप इस मिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है कि भाई पेड़ बचाना ज़रूरी है अगर पानी की भूजल की मात्रा हमने बढ़ानी है। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट भी कम करना है, तो उसके लिए पेड़ों की मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैं बोल रहा था पहले भी कि विकास के लिए हमें कुछ ना कुछ पेड़ तो ज़रूर कटेंगे। कोशिश यही होनी चाहिए कि कम से कम कटे, लेकिन अगर एक पेड़ काटते हैं तो कम से कम हम 10 पेड़ तो लगा सकते हैं। उतनी ज़मीन तो हमारे पास है 10 पेड़ लगाने वाली, तो वो लगा के उनका अगर संभाल कर सकते हैं तो वही पेड़ हमें उसके जड़ के थ्रू हमारा पर्कुलेशन भी हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट के लिए भी कम हो जाएगा। तो ये करना बहुत ज़रूरी है कि पेड़ लगाओ। अब मैं अगर आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं ताकि उससे लोगों को पता लग जाएगा। देखो, जिंदा रहने के लिए एक आदमी को 740 किलो ऑक्सीजन लगता है। एक पेड़ 100 किलो ऑक्सीजन देता है साल भर में। तो जाहिर है कि हमें कम से कम 8 पेड़ चाहिए, बिकॉज 7.4 पेड़ तो हो नहीं सकते। अगर 8 पेड़ जिंदा रहने के लिए चाहिए, पूना का एग्जाम्पल देता हूँ, वहाँ पे हमने सेंसस किया था। 50-60 लाख की आबादी है और 37 लाख की ट्रीज़ है। तो अभी मुझे बताइए, हिसाब से हमें तो 60 गुणिले 8 तो हमें 4 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रीज चाहिए। सभी जगह ये हाल है। इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि प्रदूषण बढ़ गया है, हमारे सेहत के ऊपर असर हो रहा है, हमारे लंग्स के ऊपर असर हो रहा है। ये कम करने के लिए पेड़ बढ़ाना ज़रूरी है। तो ये तो कम से कम इतनी तो कोशिश करो कि एक आदमी 8 पेड़ लगा के सभी उस 8 पेड़ का अगर उसका देखभाल करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। सर, आई एम गेसिंग कि हमने अभी तक जितनी भी बातें करी ये सब अर्बन सेक्टर से रिलेटेड हैं। आपने देखा होगा कि पेंटिंग्स में हम अक्सर देखते हैं कि एक लेडी अपने बच्चे को गोदी में लेकर और एक सर पे मटका रख के बहुत दूर से चलते हुए आ रही है। दिस इंडिकेट्स कि ये वाटर स्कैरसिटी इशू है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। अभी तक जो हमने जितनी बातें की थी अर्बन सेक्टर की थी, और जिस बात के आप जिक्र कर रहे हैं या पेंटिंग्स की तरफ जा रहे हैं, वही कर रहा है कि रूरल सेक्टर के हालात क्या है। रूरल सेक्टर के हालात वाकई ख़राब है, क्योंकि ग्राउंड वाटर की वहाँ पे ज़्यादा, बिकॉज खेती बाड़ी भी है। शहरों में तो खेती होती नहीं है, तो वहाँ खेती होती है, तो खेती के लिए भी पानी चाहिए, जानवरों के लिए भी पानी चाहिए और ख़ुद के लिए भी पानी चाहिए। तो इतने चीज़ों के लिए पानी चाहिए। तो उसके लिए मैंने जो काम किया था, वहाँ पे जो मॉडल हमने इस्तेमाल किया, वही मॉडल जो शहरों में किया था, जो अर्बन सेक्टर में किया था, कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फ़र्क क्या पड़ता है कि घर छोटे होते हैं, 7 मंजिली 8 मंजिली, इतने बड़े बिल्डिंग होते नहीं है, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, करना आसान हो जाता है। तो हमने अभी तक हमें बड़े गौरव के साथ मैं खुद कह सकता हूँ, ये ICICI बैंक ने हमें महाराष्ट्र में 104 गांव हमने किए। तो पहले 4 गांव जो कोरोना का समय था उस वक्त हमने पूना डिस्ट्रिक्ट में किए, और वो 4 गांव हमने, हमारी टीम ने 100 दिन में करके दे दिए। और तब से वो, अभी ये 2001 की बात है, 2021 की बात है, तब से वो चारों गांव टैंकर मुक्त है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लोगों को या लेडीज़ को इतना दूर से पानी लाना नहीं पड़ता, बंद ही हो गया पानी लाना। उसके बाद ICICI बैंक ने हमें 100 गांव करने के लिए बीड जो एरिया है, मराठवाड़ा करके महाराष्ट्र का एरिया है, बहुत ही वाटर स्टार्व्ड एरिया है, बहुत गंभीर समस्या है। अभी बीड डिस्ट्रिक्ट में 1100 गांव है। हर साल जनवरी से 900 टैंकर रोज चलते हैं पानी देने के लिए, सप्लाई करने के लिए। इमेजिन कितना बड़ा मिशन होता है वो। तो वहाँ पे ये 100 गांव हमें दिए गए, और वो भी 100 गांव हमने 7 महीने में पूरा किया है। अभी तक उसका ऊपर, ये बारिश आने से पहले ही जो बीच बीच में बारिश होती गई, उसका असर हमें देखने को मिला है कि वहाँ पर भी अच्छी मात्रा में पानी मिलना शुरू हो गया है। सर, इट्स ट्रूली इंटरेस्टिंग एंड इट्स अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट। मैंने देखा है कि हमारी गवर्नमेंट भी एक कैंपेन रन कर रही है, नल जल योजना, जिसको कवर करने के लिए हमारी न्यूज़ एंड व्यूज़ की टीम बड़वानी गई थी। यहाँ पर हर घर में नल तो पहुँच गए हैं, लेकिन इनका सोर्स जब हमने जानने की कोशिश करी तो हमें पता चला वो ट्यूबवेल है। तो सर, ये ट्यूबवेल वाला मॉडल कब तक लास्ट करेगा?
अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात कर रहे थे, है कि नहीं, कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज की कर रहे थे। जो आप मिशन के बारे में बात कर रहे हैं कि तो नल जल योजना जो है वो उस दिन तक सक्सेस होगी जब तक बोरवेल में पानी है। जिस दिन बोरवेल का पानी खत्म हो जाएगा ये योजना ठप हो जाएगी। तो इसलिए इस योजना के सक्सेस के लिए जहाँ जहाँ हुई है वहाँ वहाँ के गांव का छत का पानी अपने बोरवेल में छोड़ना शुरू कर दो। जो मैंने अभी आपको समझाया था, आपको जादू दिखाई देगी। ये नल जल योजना जो है वो पूरी तरह से चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। सर, वी डिस्कस अ लॉट अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज एंड एल नीनो का भी जिक्र बहुत बार होता है। जहाँ पर कभी टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ वहाँ इस बार रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं। क्या इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट वाटर पे भी हुआ है? इस बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अल नीनो इन चीज़ों की बातचीत कर रहे हैं, तो आम आदमी को ये भी, व्यूअर्स को ये भी तो पता लगना चाहिए क्या चीज़ क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से होने लगी है कि जितना, अभी मैं फिर से पुणे का जिक्र करूँगा, 60 लाख की आबादी है, 50 लाख गाड़ियाँ हैं। हर एक गाड़ी में पेट्रोल डीजल का ही इस्तेमाल किया गया है, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है वो बढ़ कर के ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। सर, दिस इज़ वेरी ट्रू कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, स्पेशली आने वाली जनरेशन के लिए। सर, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आप अपने अवार्ड्स के लिए हमेशा हेडलाइंस में रहे हैं। मैं आपसे खुद जानना चाहूँगी कि आपको कौन से अवार्ड्स मिले हैं? जहाँ तक अवार्ड का सवाल है, मुझे पहले शुरू का अवार्ड जो मिला था, ये मैं जहाँ रहता हूँ विमान नगर, वहाँ पे एक संस्था थी, अभी भी है, वहाँ से दूर जा चुकी। पहला अवार्ड मुझे मिला था, बड़ी खुशी होती है कोई भी पहला अवार्ड दो, छोटे बच्चे को या बड़े आदमी को। उसके बाद बड़े सारे अवार्ड मिलते गए। इंटरनेशनल लॉन्गेविटी सेंटर करके एक जो डॉक्टर माशेलकर साहब है, पद्म विभूषण, बड़े साइंटिस्ट है वो, उनकी एक संस्था आई है। वो संस्था जो सीनियर सिटीजन 70 साल के ऊपर के हैं और वो कुछ एक्सेप्शनली गुड पर्यावरण में काम कर रहे हैं या और किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं। तो वो मुझे अवार्ड मिला था नेचुरली अपने डॉक्टर माशेलकर साहब के हाथ से मिला था। मेरे लिए वो बड़े फ़ख्र की बात थी, एक बहुत बड़े आदमी के हाथ से अब अवार्ड मिला था। उसके बाद अवार्ड तो मिलता है, तो वो सिलसिला जारी रहा। लेकिन एक अभी जो अवार्ड मुझे मिला, जल प्रहरी करके अवार्ड मिला, वो अवार्ड मुझे मिला 29 मार्च को मिला इसी साल में, और वो अपने जल शक्ति मंत्री जो है शेखावत साहब, उनके हाथ से मिला। उन्होंने भी काम के जिक्र किया था, बोला कि साहब आपकी टीम ने, मैंने बोला मेरी पूरी टीम काम करती है, तो उन्होंने बोला आपकी टीम ने 100 गांव का जो काम किया, ये बहुत बड़ी ये मात्रा में काम हुआ है, उसके लिए उन्हें मुझे बधाई दी जब अवार्ड देते समय। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर जिक्र करूँगा, वो ये है कि अभी तक हमारी टीम ने आज तक मिल करके अर्बन सेक्टर में 80 करोड़ लीटर सालाना, इस छत का जो पानी अभी बात कर रहे थे, वो भूजल में अर्बन एरिया के और रूरल एरिया में, ग्रामीण भाग में महाराष्ट्र के 26 करोड़ लीटर, वो 80 ये 26, यानी कि वो अभी भूजल में जाता है, हर साल जाता है, ताकि उनको पानी की समस्या नहीं रहेगी उस एरिया में जहाँ जहाँ जा रहा है वो। तो ये एक फ़ख्र की बात होती है मुझे भी जब पीछे मुड़ के देखता हूँ कि 100 करोड़ लीटर पानी हर साल जहाँ जहाँ किया है वहाँ वहाँ इस देश के भूजल में जा रहा है। सर, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर ऑल दीज अवार्ड्स, बट आपका ऐसा कौन सा रिकग्निशन या फिर अचीवमेंट है जिससे आप सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई हुए हैं? जब मैंने ये रूरल एरिया में काम करना शुरू कर दिया और जब वहाँ मैंने लोगों से बातचीत की थी काम करने शुरू करने से पहले, और ख़ास तौर के ऊपर लेडीज़ जब बताती थी कि बाबा बहुत कष्ट का काम होता है, ये पानी नहीं है तो 6 महीने के लिए हमें पानी लाना पड़ता है, दूर दूर से लाना पड़ता है। तो अगर ये कोई अगर आके हमें हमारी ये समस्या दूर कर दे, तो मैंने सोचा अरे ये करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने, जैसे कि मैंने बोला ICICI बैंक ने इनके लिए हमें पैसे का बंदोबस्त कर दिया था, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था, हमने काम पूरा किया। पूरा करने के बाद जब मैं 4-5-6 महीने के बाद ज़्यादा
वहाँ गया फिर से, तो लोगों को पता लग गया कि कर्नल साहब आए हैं, टीम के भी कुछ लोग थे। तो वो जो लेडीज़ थी खास तौर के ऊपर, वो आई, झुक के मुझे प्रणाम करने लगी और बोलने लगी कि आपकी वजह से अभी हमारा जो दूर दूर से पानी लाने के लिए जाना पड़ता था, वो कमर दर्द, कंधों में दर्द, यानी कि दिन रात दर्द दर्द से ही हम जीते आ रहे थे। और एक ट्रॉमा रहता है कि ये ट्रक कब आएगा, पानी का टैंकर कब आएगा, कभी उसकी फिक्स टाइम तो होती नहीं थी। वो एक ट्रॉमा रहता था, टेंशन रहता था, यार कब आएगी तो मुझे भागदौड़ करनी पड़ेगी। ये सब अभी दूर हो गया। ये जो वो जो औरतें बोलती थी ना, दिल से बोलती, वो मुझे सबसे बड़ा अवार्ड लगता है। ये जो काम का रिकग्निशन है, ये सबसे बड़ा होता है, सुकून से नींद आती है। सर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें करके, बट हम थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रिक्टेड हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज ज़रूर दें। पेड़ लगाओ, छोटे बच्चे की माफी को उस पेड़ का ख्याल रखो, पानी को संभालो, पानी को ऐसे बर्बाद मत करो, और छत के ऊपर गिरने वाला पानी का हर एक बूंद, बारिश का वो पानी, वो अपने भूजल में छोड़ दो ताकि वो मात्रा बढ़ जाए और हम पानी की संकट से भारत देश पूरी तरह से क्लियर हो जाए। धन्यवाद। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपसे बहुत सारी बातें करी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं सभी दूरदर्शन देखने वालों को, न्यूज़ एंड व्यूज़, खास तौर के ऊपर न्यूज़ एंड व्यूज़ टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये समय दे दिया कि मैं अपने विचार, अपना जो एक्सपीरियंस है, आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद। सर थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।